So welcome back, and we'll be discussing first the shell theorems. And I said that shell theorems are very important and they were discovered by none other than Sir Isaac Newton. Of course, he discussed or he discovered these laws, these theorems in connection with gravitation, but they are equally useful in our current topic of electrostatics. So let me state the first shell theorem. First of all, the first shell theorem is a uniformly charged spherical shell. A uniformly charged spherical spherical shell exerts no electrostatic force, no electrostatic force on on any point charge located anywhere anywhere inside the cell, inside the cell. Okay, so this is the first theorem, and I'm going to explain this. Each detail of this theorem will be explained uh, in very simple kind of language, with simplest kind of examples so that we can understand it. But before that, we will also mention here the second law. सेकेंड लॉ को भी, सेकेंड थ्योरम मतलब शेल थ्योरम जो दूसरा है उसको भी मैं लिख लेता हूँ. यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल, फिर से उसी तरीके से यूनिफॉर्मली चार्ज्ड spherical shell exerts an electrostatic force, exerts an electrostatic force, electrostatic force on a point charge, on a point charge, on a point charge outside the cell, outside the cell, as if as if all the charges all the charges of the cell of the cell were were concentrated concentrated in a point charge in a point charge in a point charge at its center. Okay, so now I have written the two statements, the two theorems of Newton, which are known as shell theorems, and now I'm going to explain. So please listen very carefully. So I'll be making some drawings here. Suppose I'm
यूजिंग डिफरेंट कलर्स टू ड्रॉ, और यहाँ पे मैंने एक स्फीयर ड्रॉ किया, इसको बोलते हैं स्फीयर। इसके ऊपर मैं एक और ड्रॉ करने जा रहा हूँ, तो थोड़ा सा पेशेंस के साथ आप इसको देखिए, इस ड्राइंग को देखिए। ये है ड्राइंग, and I'm also going to draw the third circle. Third circle is also being drawn here, and it's being drawn by a red color, and very thin line, very thin line is being drawn. Okay, so now we are going to understand what is the meaning of shell. जैसा कि आपको क्लियर है कि ये शेल थ्योरम है, तो हमें पहले तो शेल के बारे में जानना जरूरी होगा ना, शेल क्या होता है। तो ऑल टुगेदर ये जो मैंने यहाँ पे ड्राइंग किया है, 3 कलर मैंने यूज किया हुआ है, इसको कंप्लीटली, इस कंप्लीट फिगर को मैं बोलता हूँ स्फेयर। इसका नाम है स्फेयर। ओके, और जब भी सिर्फ स्फेयर बोलते हैं, कोई बोले कि स्फेयर, तो इसका मीनिंग होता है सॉलिड स्फेयर। सॉलिड स्फेयर इसका मीनिंग होता है। जैसे आप जानते हैं कि मैं बोलूंगा वेलोसिटी, तो सिर्फ वेलोसिटी बोलने का मतलब होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और वो भी उसका नेट वैल्यू। सिर्फ एक्सेलरेशन बोलने का मतलब होता है नेट इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। सो उसी तरीके से अगर कहीं भी लिखा हुआ है स्फेयर, तो स्फेयर का मतलब होता है सॉलिड स्फेयर। ओके, अब पूरे पिक्चर में से इस पूरे पिक्चर में से मैं ये बीच वाला जो पोर्शन है जो स्काई कलर का है, अगर मैं इसको रिमूव कर दूं, उसको मैंने रिमूव कर दिया अभी, उसको मैंने रिमूव कर दिया, तो अब जो भी पिक्चर बच रहा है, यहाँ पे जो भी फोटोग्राफ बच रहा है, उसको बोलते हैं हॉलो स्फेयर। हॉलो स्फेयर बोलते हैं उसको। हॉलो हॉलो स्फेयर का मतलब क्या हुआ कि देखिए एक सेंटर है, और बीच का जो उसका मसल था, बीच का जो उसका मटेरियल था, जो ब्लू कलर का स्काई कलर का मैंने उसमें फिल किया हुआ था, तो उसको मैंने उड़ा दिया वहां से। तो नाउ वट एवर इज बींग विजिबल इन फ्रंट ऑफ यू, दैट इज सिंपली अ हॉलो स्फेयर। हॉलो स्फेयर का मतलब होता है कि उसमें एक इनर रेडियस है, जिसको जनरली आर इनर या आर वन से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक आउटर स्फेयर है जो आगे तक, पूरा आगे तक जाएगा, तो उसको आर ओ बोलते हैं। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि हॉलो स्फेयर वो फिगर होता है जिसमें आर ओ माइनस आर आई, यानी कि डेल्टा आर जो होता है, उसको हम कैनॉट बी इग्नोर, मतलब दैट कैन बी नॉट बी इग्नोर्ड। ओके, तो दिस डेल्टा आर जो है, मतलब थिकनेस, देर इज ए थिकनेस विच इज नॉन जीरो। ओके, क्लियर है। पहले मैंने बोला सॉलिड स्फेयर, उसका पिक्चर दिखाया मैंने आपको। फिर अब मैं हॉलो स्फेयर बोल रहा हूँ, तो हॉलो स्फेयर का मतलब क्या होता है कि इसके इनर एंड आउटर रेडियस का जो डिफरेंस है, दैट इज सिग्निफिकेंट, वो नॉन जीरो है, इट डज नॉट टेंड टू जीरो। ओके, आई होप इट इज क्लियर। ऑलराइट, फिर अब इसी पिक्चर में मैं आगे की तरफ बढ़ूं और कुछ मॉडिफिकेशन मैं कर दूं इस पिक्चर में। जैसे ये रेडियस वगैरह मैंने इरेज कर दिया, ये ब्लैक पोर्शन को आप देखिए, मैंने ब्लैक पोर्शन को रिमूव कर दिया, ब्लैक पोर्शन को भी रिमूव कर दिया उस पिक्चर में से। और अब हमारे पास जो कुछ भी बच रहा है वहां पे, जो कुछ भी है, इसी को बोलते हैं स्फेरिकल, स्फेरिकल शेल। इसको बोलते हैं स्फेरिकल शेल। और यहाँ पे क्या है, बेसिकली आर आउटर माइनस आर इनवर्ट, दैट टेंड्स टू जीरो। यही इसका डेफिनेशन है कि व्हाट इज, कभी कभी इसको हम सिर्फ शेल भी बोलेंगे। तो जब हम सिर्फ शेल बोल रहे हैं, तो भी उसका यही मीनिंग है।
और स्फेरिकल शेल बोल रहे हैं, तो अभी उसका वही मीनिंग है। ये किसी जैसे देखा आपने सॉलिड स्फेयर था, उसमें से मेजर पार्ट उसमें से बाहर निकाल दिया तो हॉलो स्फेयर बन गया था। हॉलो स्फेयर को भी और थीनर कर दिया गया और उसको पतला कर दिया गया, मतलब सम मोर मटेरियल हैज बीन removed from the inside, so that whatever is left here, that is called a spherical shell. और इसका ज्योमेट्रिकल डेफिनेशन या मैथमेटिकल डेफिनेशन ये हुआ कि आर आउटर माइनस आर इनर टेंस टू जीरो, तो ये बहुत ही थीन लेयर ऑफ मटेरियल होता है। ओके, तो अभी हम लोग शेल थ्योरम पे नहीं आए, अभी तो हम लोग सिर्फ ये जानकारी हासिल कर रहे थे, क्लैरिटी डेवलप कर रहे थे कि शेल का मतलब क्या होता है। और वो पिक्चर में मैंने तीनों ही आपको डिस्क्राइब किया, सॉलिड, हॉलो, क्योंकि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है इसमें न्यूमेरस क्वेश्चंस ऐसे आएंगे, कहीं सॉलिड स्फीयर की बात होगी, कहीं हॉलो स्फीयर की बात होगी, और कहीं सेल की बात होगी। तो बच्चे, मैंने देखा है जनरली उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, कहाँ को किसको सेल मानेंगे, किसको हम हॉलो स्फीयर मानेंगे। ऑलराइट, तो अब वापस आते हैं अपने इस कॉन्सेप्ट के ऊपर, जो कि शेल थ्योरम नंबर 1 है। अब ये क्या कह रहा है आपको? अच्छा, मैं अभी इसका प्रूफ नहीं देने वाला हूँ, इसका प्रूफ कॉम्प्लेक्स, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स और लेंदी होता है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि 40 45 मिनट 50 मिनट लग जाएगा उसके थ्योरम के प्रूफ के लिए। और किसी दिन अगर आप लोगों का मैक्सिमम नंबर लोगों का, कम से कम 10 लोग अपना इंटरेस्ट भेजेंगे, तो उसको हम लोग डिराइव करेंगे। फिलहाल इसको अच्छी तरह से समझ लेते हैं। यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल, इसका मतलब क्या हुआ? तो इसमें ईच वर्ड आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अब वहां पे आते हैं एक्सर्ट्स। एक्सर्ट का मतलब होता है कि टू अप्लाई, टू मतलब फोर्स लगाना बोलते हैं उसको। तो ये इट एक्सर्ट्स नो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन एनी पॉइंट चार्ज लोकेटेड एनीवेयर इनसाइड द सेल। अच्छा, अब ये जो सेल है इसके ऊपर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज का, तो कोई अदर क्वालिफिकेशन नहीं है। ये मेटालिक मेटालिक सेल है या नॉन मेटालिक सेल है, इंसुलेटिंग है, या कोई मटेरियल बॉडी नहीं है, सिर्फ हवा में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। बट वो जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो स्फेरिकली होना चाहिए, एक तीन सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड होने चाहिए। और एक ही क्वालिफिकेशन है कि ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए। अब आप देखिए, ये मैंने सेंटर बता दिया, उसका सेंटर बताने की कोई जरूरत भी नहीं है। तो इस थ्योरम का मतलब है कि इसके अंदर किसी भी पॉइंट पे आप चूज कीजिए, किसी भी पॉइंट को, नॉट ओनली द सेंट्रल पॉइंट, एनी वेयर लोकेटेड इन साइड द सेल। जैसे रैंडमली मैंने ये रख दिया एक चार्ज, यहाँ पे पॉइंट चार्ज क्यों रख दिया, उस पॉइंट पे कोई फोर्स नहीं लगेगा। इस पॉइंट चार्ज पे इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से कोई फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि इसके अंदर हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। मतलब इस फोर्स की बजाय यहाँ जो लिखा हुआ है कि इट एक्सर्ट्स नो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन एनी पॉइंट चार्ज लोकेटेड एनीवेयर इनसाइड द शेल, हम वहां पे ये भी लिख सकते थे, इस शेल थ्योरम का डिफरेंट वर्जन लिख सकते थे कि देर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड a spherical shell anywhere, any point inside the spherical shell if the shell is uniformly charged। ये भी बोल सकते हैं हम लोग। हम जानते हैं कि जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा तब तक फोर्स नहीं लगेगा। तो इसका मैंने एक डिफरेंट वर्जन भी आपको बताया कि इंस्टेड ऑफ टॉकिंग अबाउट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वी कैन ऑल्सो से कि जब हम सेल को यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दे देते हैं, तो इनसाइड द सेल एट एनी पॉइंट देर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, एंड फील्ड एंड फोर्स ये बिल्कुल कनेक्टेड हैं, आपको अच्छी तरह से पता है। अब इसका मैं एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं कि ऐसा क्यों होता है। और पूरे नेचर में, पूरे मतलब ज्योमेट्री में, आपको पता है कि ज्योमेट्री एक बहुत बड़ा ब्रांच होता है, बहुत बड़ा ब्रांच होता है ज्योमेट्री।
और जैसे जैसे आगे के क्लासेस में जाते हैं ये ज्योमेट्री बहुत एडवांस्ड हो जाता है। तो एक इससे भी जनरल बड़ा सा थ्योरम है जिसको बोलते हैं स्फेरिकल सिमेट्री। स्फेरिकल सिमेट्री। तो उसी स्फेरिकल सिमेट्री के बेस पे मैं ये आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं कि ऐसा क्यों होता है कि इनसाइड द सेल देर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, आपको बताने जा रहा हूं कि कोई भी रैंडम आंख बंद करके एक पॉइंट मैंने सेलेक्ट कर लिया, ये पॉइंट सेलेक्ट कर लिया, या थोड़ा इधर की तरफ स्क्यूट करके, मतलब नॉन सिमेट्रिकल पॉइंट सेलेक्ट कर लिया। अब मैं क्या करने जा रहा हूं कि इस स्फेरिकल सिमेट्री को बताने जा रहा हूं मैं। स्फेरिकल सिमेट्री को, जो पॉइंट मैंने सेलेक्ट किया है उस पॉइंट से पास होता हुआ मैं दो लाइन ड्रॉ करने जा रहा हूं। आप देखेंगे कि मैं दो लाइन ड्रॉ करने जा रहा हूं। ओके, पहला लाइन जो मैं ड्रॉ करने जा रहा हूं वो ये है, ये लाइन ड्रॉ कर दिया। ओबियसली आप समझ सकते हैं कि ये डायमीटर है ये। तो ये भी एक ज्योमेट्री का रूल है कि सर्कल के किसी भी पॉइंट से या स्फेयर के अंदर किसी भी पॉइंट से हम एक डायमीटर निकाल सकते हैं, तो वो डायमीटर निकाल दिया। दूसरा जो लाइन मैं ड्रॉ करने जा रहा हूँ वह लाइन इस डायमीटर के परपेंडिकुलर होगा, और वह लाइन इस डायमीटर उस पॉइंट से पास करेगा। तो ये मैंने दो लाइन ड्रॉ कर दिया। अब आप देख सकते हैं कि ये दोनों लाइंस मिलके उस पूरे स्फेयर को, स्फेरिकल सेल को, वो क्या कर रहे हैं, चार पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। एक पार्ट ये हो गया, उसके ऑपोजिट एक ये बड़ा सा पार्ट हो गया, फिर उसी तरीके से एक पार्ट ये हो गया, फिर उसके ऑपोजिट ये पार्ट हो गया। अब क्या है कि इसके ऊपर, मतलब मैं लिख देता हूं ए और उसके अपोजिट बी, ये सी और उसके ऊपर अपोजिट डी। तो ए वाले पोर्शन पे जितने भी चार्जेज हैं उन सब का यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो उसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा। आप समझ सकते हैं क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है ई ए। उसी तरीके से उसके ऑपोजिट में जो ये बी है, बी पोर्शन है, इसके ऊपर जितने भी चार्जेज हैं उनका इलेक्ट्रिक फील्ड उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। इस तरीके से हम बोलेंगे ई बी। और ये जो स्फेरिकल सिमेट्री है ये एंश्योर करती है कि आप देखिए इस तरफ पोर्शन ए पे चार्ज तो कम है, लेकिन इस गिवन पॉइंट से, ये जो पी पॉइंट लिया था हमने, उस पॉइंट से उनका डिस्टेंस बहुत कम है, डिस्टेंस कम है। तो स्फेरिकल सिमेट्री यही एंश्योर करती है कि ई ए इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड टू ई बी। दैट्स वाई ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि देखिए पोर्शन बी में चार्ज तो ज्यादा है लेकिन डिस्टेंस भी ज्यादा है। तो हम जानते हैं ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है प्रोपोर्शनल टू क्यू होता है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है। तो दिस स्फेरिकल सिमेट्री एंश्योर्स कि इस छोटे से पोर्शन का जो इलेक्ट्रिक फील्ड ये है वह इस बड़े वाले पोर्शन की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे क्रिएट हो रहा है उसके इक्वल एंड अपोजिट है, वो कैंसिल हो जाता है। एंड एग्जैक्टली इन द सेम वे वी कैन शो दैट कि ये जो पोर्शन सी में चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस तरफ होगा, और डी में जो चार्जेस हैं उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। और ये स्फेरिकल सिमेट्री एंश्योर करती है कि दैट्स इक्वल टू जीरो। दैट मीन्स द when we apply the principle of superposition, the net electric field at this point P is always equal to zero। एंड आपको मालूम है कि वो जो पॉइंट मैंने सिलेक्ट किया था पॉइंट पी, तो दैट वाज सिलेक्टेड आर्बिट्ररली, मतलब मैंने उसको रैंडमली सिलेक्ट किया था। उसका कोई डेफिनेशन नहीं लिखा था कि सेंटर से इतनी दूरी पे है इस डायरेक्शन में, ऐसा कुछ नहीं किया था। कहने का मतलब ये हुआ कि हमने एक रैंडम पॉइंट के लिए जो स्फेरिकल सिमेट्री डिस्कस की है, दैट मींस कि इट इज एप्लीकेबल फॉर एनी पॉइंट इनसाइड द स्फीयर। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर। एक बार मैं फिर से रीड करता हूं। A uniformly charged spherical shell
exerts no electrostatic force on any point charge located anywhere inside the cell. ओके, सो अगर आपको फिर भी कोई इसमें डाउट रहेगा, कंफ्यूजन रहेगा, तो आप उसको मार्क करके रखेंगे, अपने पेपर पे लिख लीजिए कि ये वाला डाउट पूछना है। वो हम लोग एट द एंड ऑफ द लेक्चर वी शैल डिस्कस, विल कम बैक टू दिस। ओके, अब हम लोग आते हैं वापस दूसरे थ्योरम पे, दूसरे थ्योरम पे आते हैं। अब दूसरे थ्योरम पे आते हैं हम लोग, और उसके लिए मैं एक नया सा एक सेल ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पे छोटा सा सेल ड्रॉ कर लेता हूँ। ये सिर्फ सेल ड्रॉ किया मैंने, स्फेयर वगैरह की कोई जरूरत नहीं है। और आपको मालूम है कि ये गिवन है कि दिस इज यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है ये। मतलब अगर टोटल चार्ज Q है तो दैट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सरफेस। अब ये दूसरा सेल थ्योरम क्या कहता है कि यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल exerts an electrostatic force, ये फोर्स एक्सर्ट करता है लेकिन ऑन ए पॉइंट चार्ज आउटसाइड द सेल। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, इनसाइड वाली कहानी वहां पे खत्म हो गई पहले वाले शेल थ्योरम के अकॉर्डिंग, एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एनी पॉइंट चार्ज प्लेस्ड आउटसाइड द स्फेरिकल शेल। अब आउटसाइड में देखिए इनॉर्मस पॉसिबिलिटीज हैं, मतलब इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज है। आप किसी तरफ भी उस स्फेरिकल सेल के किसी भी तरफ रखें आप चार्ज पॉइंट को, तो रैंडमली या आर्बिट्ररीली मैं यहाँ पे रखने जा रहा हूँ क्यू। आपको मैंने पहले ही बता दिया हुआ है कि इसके ऊपर जो टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है दैट इज कैपिटल Q, एंड लेट अस से वो पॉजिटिव है, ये भी हम पॉजिटिव ले रहे हैं। हमें मालूम है कि पॉजिटिव पॉजिटिव होने से रिपल्सिव फोर्स होगा, पॉजिटिव नेगेटिव होने से अट्रैक्टिव फोर्स होगा, एंड नेगेटिव नेगेटिव होने से भी रिपल्सिव फोर्स होगा। ऑल राइट, तो अब ये दूसरा सेल ये क्या कहता है कि इस पॉइंट चार्ज पे जो हमने आउटसाइड द स्फेरिकल सेल रखा हुआ है इस पे फोर्स लगेगा, और वो किस तरह का फोर्स लगेगा, एज इफ कि ये कोई सेल नहीं है बल्कि एक पॉइंट चार्ज है जो कि यहाँ के सेंटर पे, इस स्फेरिकल सेल के सेंटर पे रखा हुआ है। तो कहने का मतलब कि ये स्फेरिकल सेल बिहेव कर रहा है एक पॉइंट चार्ज की तरह, और वो पॉइंट चार्ज कहाँ माना जाएगा, इट विल बी assumed टू बी प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ दैट स्फीयर। सो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस पॉइंट चार्ज स्मॉल q से उस सेंटर का डिस्टेंस अगर r है तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा, एंड दैट फोर्स विल बी k q q डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। ओके, so that's the कंक्लूजन ऑफ दिस शेल थ्योरम। अभी हम लोग थोड़ा सा इसमें और डिटेल में जाएंगे कि ये शेल थ्योरम और फर्दर क्या एक्सप्लेन करता है, बट आई होप कि आप सबके समझ में आया होगा, और इसके आगे से हम लोग ये बड़ा फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे शेल थ्योरम को, और आप देखेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो इस शेल थ्योरम के ऊपर बने होते हैं। और IIT जेई एडवांस्ड में, नीट में, मेंस में भी ये बड़ा पॉपुलर टॉपिक है जिसके ऊपर फ्रीक्वेंटली कॉन्सेप्ट्स, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते रहते हैं। ऑलराइट, तो अब हम लोग आगे आते हैं, नेक्स्ट पेज जनरेट करते हैं। शेल थ्योरम आपको याद रखना है, और यहाँ पर मैं एक फिर से सॉलिड स्फीयर जनरेट कर रहा हूँ, सॉलिड स्फीयर जनरेट कर रहा हूँ यहाँ पे मैं। तो और सपोज किए कि दिस सॉलिड स्फीयर, इसको मैंने लिख दिया स्फीयर, so that means it is a sphere and that is solid sphere, और and sphere है and uniformly charge distributed है इसमें, uniform distribution of charge plus q। तो वो चार्ज कहाँ पे होगा,
इस पूरे स्फीयर में, मतलब ऐसे 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 इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऐसे ऐसे इसमें हर जगह पे चार्ज है, लेकिन वो इसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अब इसकी बारी आती है, इसकी बारी आती है। तो इसका सेंटर यहाँ पे मैंने मार्क किया। ये किस तरीके से बिहेव करेगा, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर किस तरीके से बिहेव करेगा? पहले मैं आउटसाइड पॉइंट की बात करता हूँ। आउटसाइड पॉइंट, ये आउटसाइड पॉइंट है, और इट्स आउटसाइड पॉइंट पी पे मैंने एक स्मॉल चार्ज क्यू रख दिया, वो भी प्लस लिया। प्लस लेने का मतलब वो रिपल्सिव फोर्स लग रहा है। तो हम समझ सकते हैं कि ये जो सॉलिड स्फीयर है, ये सॉलिड स्फीयर आपका इनफाइनाइट इनफाइनाइट सेल से बना हुआ है, जिसमें पहला सेल ये हुआ, ऐसे ये पहला सेल हुआ। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दूं, ये दूसरा सेल हुआ, ये दूसरा सेल हुआ बिल्कुल उसके जस्ट नीचे, जस्ट अंदर उसके। ये थोड़ा सा हम लोग रफ स्केच करते हैं, मतलब वी वोंट मेक इट परफेक्टली ऑल राइट, उसके लिए टाइम लगेगा, पहले से बना के रखना पड़ेगा। तो मैंने दो स्फेरिकल शेल ड्रॉ किया। उसी तरीके से मैं समझ सकता हूँ कि ये जो हमारा सॉलिड स्फीयर था वह किससे बना हुआ है, किस तरीके से बना हुआ है। तो हम बोल सकते हैं कि वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्फेरिकल शेल से बना हुआ है। और वो जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड था, ये टोटल चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड है वहां पे। तो ऑब्वियसली हर एक सेल पे कुछ ना कुछ चार्ज है। तो क्या मतलब हुआ कि even if it is a solid sphere and there is a uniform charge distribution, so you can think of this solid sphere as being constructed with infinite number of cells of varying radius। जैसे यहाँ छोटा रेडियस होगा, ये बड़ा रेडियस, ये बड़ा रेडियस, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेल से बना हुआ है। तो अगेन वो कुल मिला के सेल 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 ही हैं। तो सारे के सारे सेल जो हैं इस आउटसाइड पॉइंट पे बिल्कुल उसी तरीके से फोर्स लगाएंगे जैसा कि पिछले थ्योरम में बोला गया कि एज इफ द चार्ज ऑफ दिस सेल इज कंसंट्रेटेड एट द सेंटर। फिर इस वाले सेल का भी चार्ज मानेंगे कि उसी सेंटर पे है, इस वाले सेल का भी चार्ज मानेंगे उसी सेंटर पे है, और ये रेड वाला जो सेल है, ब्लू वाला जो सेल है, उसके पीछे पर्पल वाला सेल है, हर एक सेल का जो चार्ज है मानेंगे कि दैट इज सिचुएटेड कंसंट्रेटेड ऑन द सेंटर। तो इसका नतीजा ये हुआ कि ओवरऑल दिस होल सॉलिड स्फीयर also behaves like as if its total charge is concentrated on the center of the sphere, और एक पॉइंट चार्ज है। तो ऐसा लगेगा कि वही पॉइंट चार्ज एक क्यू रखा हुआ है, ये क्यू चार्ज वहीं रखा हुआ है। और अगर यहाँ से हम डिस्टेंस ड्रॉ करें कि ये आर है, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा दैट फोर्स इज अगेन इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ओके, सो दैट्स द कंक्लूजन। तो आप देखिए शेल थ्योरम जो है, न्यूटन के शेल थ्योरम, वो किस तरीके से हैं, और उसका एक एक्सटेंशन या उसका एक एक्सियम हम लोगों ने उससे फर्दर डिराइव किया, फर्दर आगे की तरफ हम लोगों ने सोचा कि even a solid sphere can also be thought of being made of infinite number of shells of concentric rare shells, and उनके सेंटर सबके सेम एक ही पॉइंट पे होंगे। तो ये टोटल स्फेयर जो है वो डिफरेंट शेल से बना हुआ है, और आउटसाइड पॉइंट के लिए वह भी वैसा ही बिहेव करता है जैसे कि उसका टोटल चार्ज जो है वह पॉइंट चार्ज की तरह लोकेटेड है। ओके, तो अब आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चन आ रहा होगा कि अंदर क्या होगा, हम अंदर रखेंगे तो क्या होगा। तो अंदर के लिए मैं फिर से ड्रॉ करने जा रहा हूं। आई होप कि यहां तक बिल्कुल क्लियर हो गया है। और देखिए, मतलब मैं आपको जो बता रहा हूं, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कोर बता रहा हूं, बिल्कुल कोर, मतलब जो बिल्कुल उसका जो सेंटर होता है ना, जो कंसेप्ट्स के
ओरिजिन्स होते हैं कि इनको ठीक से समझे बगैर कोई आईआईटी मेंस एडवांस्ड और मतलब इवन नीट का जो एग्जाम है वो क्लियर नहीं कर सकता है। और इसको समझने में कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है, लेकिन लॉजिक है, इसको समझ के रखना होता है। ओके, तो अगले पॉइंट पे हम लोग आते हैं, और अगले पॉइंट पे, अगले शीट पे आते हैं, और हम देखते हैं कि सॉलिड स्फीयर के इनसाइड में क्या होता है। ओके, इनसाइड द सॉलिड स्फीयर क्या होता है। तो मैं सॉलिड स्फीयर ड्रॉ कर देता हूँ एक छोटा सा, और एक थोड़ा सा और उसके ऊपर एक ड्राइंग करता हूँ मैं, ये बड़ा सा। ओवरऑल ये सॉलिड स्फीयर ही, इसको समझना है, सॉलिड स्फीयर ही है। अब जैसे इसके इनसाइड जा रहे हैं हम, इनसाइड, लेट्स गेट बैक, एक बार फिर से यहाँ पे आते हैं। ये जो मैंने एक्सप्रेशन लिखा था F इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर, अब आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे आर कम होते जाएगा, मतलब जब जैसे जैसे हम इस स्फीयर की तरफ बढ़ते जाएंगे, तो ये फोर्स क्या होगा, इंक्रीज होगा, ये फोर्स इंक्रीज होगा। जस्ट आउटसाइड द स्फीयर की बात करें अगर, मतलब जस्ट आउटसाइड द स्फीयर, तो मतलब वो भी एक आउटसाइड पॉइंट ही है, लेकिन उसका सेंटर से डिस्टेंस जो होगा वो कितना होगा। तो अगर इस चार्ज को उसके बिल्कुल सरफेस के ऊपर रख दूं मैं, सरफेस के जस्ट बाहर, मतलब होता है कि वहां पे जो डिस्टेंस है, द डिस्टेंस विल बी टेकन एज कैपिटल आर, तो वहां पे बोलते हैं एफ सरफेस, दैट विल बी इक्वल टू के क्यू क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो देर इज नथिंग वेरी ड्रास्टिकली डिफरेंट। ये आर जो है एक जनरल वैल्यू है जो कि डिस्टेंस के लिए हम लोग यूज करते हैं, और सेंटर से काफी दूर पॉइंट था ये, सरफेस से भी काफी दूर था, लेकिन ये भी पॉसिबल है कि उस पॉइंट को हम सरफेस के बिल्कुल क्लोज लें। अभी हमने अंदर प्रवेश नहीं किया उसके अंदर, हम वी आर जस्ट एट द सरफेस, और जस्ट जस्ट मतलब सरफेस से पहले हैं, तो वहां पे इस एक्सप्रेशन का वैल्यू जो हो जाएगा के क्यू बाई आर स्क्वायर। लेकिन इसमें भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कैपिटल आर और स्मॉल आर। तो देखिए, जो स्मॉल आर होता है वो वेरिएबल डिस्टेंस के लिए होता है, कैपिटल आर जो होता है वो जनरली रेडियस के लिए होता है। तो जब सरफेस पे बात करेंगे हम लोग, तो ये इस तरह एक्सप्रेशन होगा। एंड नाउ लेट्स गेट बैक टू द अदर फिगर। तो ऑब्वियसली यहाँ पे था Q, तो वहां पे जो F था वो था के क्यू क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। जब हम सरफेस पे पहुंच गए, यहाँ पे सरफेस पे पहुंच गए, तो F इज इक्वल टू के क्यू क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। और हम पहुंच गए का मतलब क्या है, वी आर ब्रिंगिंग दिस स्मॉल चार्ज closer to the sphere. So when we are just outside the sphere, the expression for the force is this. Okay. Now the question is that we are going to enter inside the sphere. तो जैसे ही मान लीजिए कि हम यहाँ पे आ गए, यहाँ पे आ गए, इस पॉइंट पे आ गए, वही सॉलिड स्फीयर है, उसको थोड़ा मैंने पिक्चर, थोड़ा रंग बदल दिया है मैंने उसका, लेकिन वही सॉलिड स्फीयर है। तो सॉलिड स्फीयर के अंदर हम प्रवेश कर गए। ओके, और अंदर प्रवेश करके मैं बोल रहा हूँ कि चलो हम यहां तक आ गए, यहां तक आ गए। ओके, तो अपने लॉजिक को, जो जो शेल थ्योरम का लॉजिक है, उसको हम अगर ब्रेक करें लॉजिक को, तो क्या लग रहा है हमें कि ये इतना जो स्फीयर का पोर्शन है, स्फीयर का इतना जो मसल है, ये वाला, ये पॉइंट चार्ज जिसकी बात हम लोग कर रहे हैं, वो इस मसल के तो अंदर आ चुका है, लेकिन ये वाला जो मसल है, जो थोड़ा सा ये ब्राउन कलर का दिख रहा है या ऑरेंज कलर का दिख रहा है, उसके आउटसाइड है। मतलब लॉजिक को देखिए कैसे ब्रेक किया जा रहा है, किस तरीके से, कि ये जो मैंने शेडेड, ये जो मैंने हैचिंग करके जो पोर्शन दिखाया उसी स्फीयर का पोर्शन है। तो हम कह सकते हैं कि इतना वाला जो पोर्शन है, ये हेच्ड पोर्शन जो है, वो इस पॉइंट चार्ज के आउटसाइड में पड़ रहा है, या पॉइंट चार्ज हैज ऑलरेडी पेनिट्रेटेड इनटू द स्फीयर एंड इट हैज क्रॉस्ड दिस मच थिकनेस ऑफ द स्फीयर। तो इस मच दिस मच पोर्शन के लिए
ये चार्ज पॉइंट जो है अंदर है, तो इसका मतलब ये हेच्ड पोर्शन जो है ये उनके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाएगा। तो इसको हम इरेज कर सकते हैं, इसको मैं इरेज कर सकता हूँ, ये सब इरेज हो जाएंगे, ये सारे इरेज हो जाएंगे, क्योंकि ये लोग कोई फोर्स नहीं लगा रहा है, क्योंकि उनके तो वो अंदर प्रवेश कर चुका है। और ये जो छोटा सा स्फीयर बच रहा है यहाँ पे, जिसका रेडियस लेटर से कि R1 बच रहा है, वो इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, इस पॉइंट चार्ज के ऊपर फोर्स लगाएगा। तो ये तो सरफेस के लिए था, तो इसको भी मैं इरेज कर देता हूँ, इसको हटा देता हूँ, जगह खाली कर रहा हूँ वहां पे। अब मैटर ये है कि बाहर वाला कुछ मटेरियल काट के रिमूव कर दिया गया, हट गया, क्योंकि ये इनसाइड में प्रवेश कर चुका है चार्ज, तो वो उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगा रहे थे शेल थ्योरम नंबर 1 की वजह से। लेकिन ये वाला जो छोटा सा पोर्शन स्फेयर बच रहा है अभी, उसके तो ये आउटसाइड है, तो वो तो फोर्स लगाएगा, तो उसके तो ये सरफेस पे है। तो अगर इस वाले पे चार्ज जो बच रहा है वो क्यू डैश बच रहा है, कितना बच रहा है, क्यू डैश। अब देखिए ये जो टोटल चार्ज क्यू था उस पूरे स्फेयर पे था, उसमें से हमने ये वाला बाहर का पोर्शन कुछ रिमूव कर दिया है, तो ऑब्वियसली कुछ चार्ज भी रिमूव हो चुका है। तो इस क्यू डैश चार्ज के द्वारा अब इस क्यू के ऊपर जो फोर्स लगेगा, दैट फोर्स विल बी के क्यू डैश इंटू क्यू डिवाइडेड बाई ये रेडियस R1 स्क्वायर, क्योंकि ये अब उसके माना जाएगा कि उसके जस्ट सरफेस पे रखा हुआ है, उसके जस्ट आउटसाइड है। तो आप देखिए शेल थ्योरम का ये जो लॉजिक है, ये किस तरीके से पॉइंट वाइज ब्रेक करके एक सॉलिड स्फीयर में अप्लाई हो रहा है, और वहां पे कितने इम्प्लीकेशंस आ रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इसके अंदर कितने कॉन्सेप्ट्स छुपे हुए हैं। और जो एग्जामिनर्स होते हैं, जो क्वेश्चन सेटर्स होते हैं, दे लव टू फॉर्म, दे लव टू फॉर्मुलेट और क्रिएट क्वेश्चंस बेस्ड अपॉन शेल थ्योरम्स। ओके, तो यहाँ पे जो फोर्स है, इस क्यू डैश का वैल्यू हम निकाल सकते थे। कैसे निकाल सकते थे? क्योंकि वो जो स्फेयर था, उसका रेडियस उसका रेडियस इक्वल टू कैपिटल आर था, उसके ऊपर टोटल चार्ज जो था वो क्यू था, उस पे जो चार्ज डेंसिटी था क्यू डिवाइडेड बाई 4/3 पाई आर क्यू। चार्ज डेंसिटी याद होगा, हमने कल परसों चार्ज डेंसिटी की बात की थी, तीन तरह का होता है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, फिर आपका सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, फिर उसके बाद वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो सॉलिड स्फीयर पे जो यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ऑब्वियसली उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। एंड वो जो डेंसिटी है वो रो कही जाएगी, एंड दैट इज इक्वल टू टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। तो ये चार्ज डेंसिटी हो गई। ओके, तो ये क्यू डैश का वैल्यू जो है वो कितना होगा? क्यू डैश का वैल्यू होगा रो इनटू इस वाले स्फीयर का वॉल्यूम, और उसका वॉल्यूम कितना है, 4/3 पाई R1, इसका वॉल्यूम ये हो जाएगा। ओके, तो रो का वैल्यू अगर हम वहां से रखते हैं, जो कि Q डिवाइडेड बाई 4/3 पाई रेडियस क्यूब एन इंटू 4/3 पाई इसका स्मॉलर रेडियस क्यूब। तो आप देखिए इसमें कैंसिल हो जाएगा, बड़ा सिंप्लीफाई होगा, सिंप्लीफाई होकर ये क्या बचेगा, Q डिवाइडेड बाई आर क्यूब इंटू R1 स्क्वायर, ये है, सॉरी नॉट स्क्वायर, दिस इज क्यूब। तो Q डैश का वैल्यू ये हुआ। तो अगर हम इस Q डैश का वैल्यू वहां पे डालना चाहते हैं, तो इस फोर्स का जो वैल्यू होगा, के स्मॉल क्यू तो बाहर निकाल लेंगे, R1 स्क्वायर भी बाहर निकाल लेंगे, और यहाँ पे जब हम इस Q डैश का वैल्यू पुट करेंगे, तो वो होगा Q के जगह पे हम Q डैश का वैल्यू पुट करने जा रहे हैं, तो वो लिखेंगे कैपिटल Q डिवाइडेड बाई कैपिटल R क्यू एन इंटू R1 का Q। तो अभी ये कितना हो जाएगा, आप देख सकते हैं कि Q डिवाइडेड बाई R क्यूब इंटू R1 का पावर 1, दैट्स इट। ओके,
So I hope that you all are following this. Okay, so don't chat within yourself. That's useless. And मतलब आप अपने आपस में बात करेंगे तो आपके पास सारे फ्रेंड्स का मोबाइल नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पे आपस में चैट करना मतलब इट्स नॉट रिकमेंडेड. ओके फाइन. तो हम लोग आगे चलते हैं. अब हम लोग आगे चलते हैं. शेल थ्योरम का जो अदर इम्प्लीकेशंस है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में बात करते हैं. अब इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में बात करते हैं. तो सबसे पहले मैं एक सेल ड्रॉ कर रहा हूँ. ये सेल ड्रॉ कर रहा हूँ. ऑब्वियसली ये नाम इसका लिख देता हूँ कि दिस इज यूनिफॉर्मली 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 चार्ज्ड सेल. चार्ज्ड सेल है ये. ओके. और जो टोटल चार्ज यहाँ पे है, टोटल चार्ज इज क्यू, बट इट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. अब वो फिगर मैं बनाना हैच हैच करना नहीं चाह रहा हूँ मैं, बट इट इज सेल्फ अंडरस्टूड कि यूनिफॉर्मली चार्ज शेल है. दिस चार्ज क्यू इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली. इसका रेडियस भी गिवन है. रेडियस इज गिवन एज आर. ओके. तो अगर मैं आउटसाइड पॉइंट की बात करूं, आउटसाइड पॉइंट की बात करूं मैं, आउटसाइड पॉइंट, आउटसाइड पॉइंट की बात करूं तो इसका हम बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड देखने जा रहे हैं कि आउटसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा ई नॉट, उसको ई नॉट बोलते हैं. और उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर. अब आउटसाइड पॉइंट कहीं भी जैसे यहाँ पे ले लिया तो वहाँ से पूरे डिस्टेंस को हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा. ये आर डिस्टेंस पे है वहाँ से पॉइंट पी. ओके. तो आउटसाइड पॉइंट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऑब्वियसली अगर वहाँ पे क्यू चार्ज हम रख देंगे तो इसमें फोर्स क्यू लगेगा. लेकिन अभी जो ऑब्जेक्टिव है वो फोर्स तो हमने अभी जस्ट डिस्कस कर लिया. व्हाट वी आर नाउ डूइंग, वी आर डिस्कसिंग इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. मतलब वो जो शेल थ्योरम्स हैं उनके इम्प्लीकेशन को, कि उनका क्या मीनिंग होता है, वो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में डिस्कस कर रहे हैं. मतलब इस शेल से बाहर किसी भी पॉइंट पे, जो पॉइंट उसके सेंटर से आर डिस्टेंस पे है, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो के क्यू बाई आर स्क्वायर होगा. ओके. अब दूसरा पॉइंट लेते हैं जो जस्ट आउटसाइड द स्फीयर है, जस्ट आउटसाइड द सेल है. ऑब्वियसली उसको बोलेंगे कि वो स्फेरिकल शेल के जस्ट सरफेस पे है. तो वहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, वो होगा के क्यू डिवाइडेड बाई कैपिटल आर स्क्वायर. क्योंकि यही स्मॉल आर जो है वहां पे श्रिंक करके इस रेडियस आर के बराबर है, जस्ट आउटसाइड द स्फेरिकल शेल. ओके. तीसरा पॉइंट हम लोग इनसाइड की बात करें, इनसाइड द स्फेरिकल शेल. तो इनसाइड द स्फेरिकल शेल ई आई इज इक्वल टू 0. ये हम लोग शेल थ्योरम का ये तीनों इंप्लीकेशन हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. इसी को इलेक्ट्रिक फोर्स के टर्म्स में हम लोगों ने पीछे डिस्कस किया है. अब एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट आ रहा है यहाँ पे. वो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है कि ग्राफिकल वेरिएशन ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्राफिकल वेरिएशन. तो ऑफ कोर्स मैं एक ग्राफ ड्रॉ करने जा रहा हूँ, और मैं जो ग्राफ ड्रॉ करने जा रहा हूँ ऐसे बिल्कुल, और ग्राफ से आप बिल्कुल फेमिलियर हैं, अच्छी तरह से फेमिलियर हैं. इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे तो मैं आर दिखाने जा रहा हूँ, मतलब डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर. तो ये जो ओरिजिन है, दैट ओरिजिन रिप्रेजेंट्स द सेंटर. और वहां से आर, वो आर किसी भी दिशा में हो सकता है. जैसे ये एक पर्टिकुलर दिशा लिया था, ये आर इस दिशा में भी हो सकता है, आर इस दिशा में भी हो सकता है. क्योंकि स्फेरिकल शेल के all around the spherical shell, this shell theorem is applicable irrespective of in which direction we are talking about. In all directions, it depends only upon the magnitude of the distance kq.
एंड जो उस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा दैट विल बी ऑफ कोर्स रेडियली आउटवर्ड लाइन के, यहाँ पे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो अभी यहाँ डायरेक्शन की हम लोग बात ही नहीं कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द मैग्नीट्यूड। तो ये जो तीन वैल्यूज हैं, ई नॉट, ई सरफेस, और ये ई जो सरफेस का है, ऑब्वियसली आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे आर रिड्यूस हो रहा है तो ई का वैल्यू बढ़ते जाएगा, और इनसाइड द स्फेरिकल शेल वो जीरो है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो ई सरफेस है दैट इज ऑल्सो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वो मैक्सिमम वैल्यू है। तो अब ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। सेंटर पे जीरो है, सेंटर से बाहर की तरफ, या सेंटर से आप बाहर की तरफ जा रहे हैं तो हर जगह जीरो है, हर जगह जीरो है, हर जगह जीरो है ये। at every point electric field is zero, and the moment you come out from the sphere, the moment the observer comes out of the sphere, ये बाहर निकले, जैसे ही बाहर निकले तो सडनली आप मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच गए यहाँ पे। तो ये बोलते हैं कि जीरो से एक मैक्सिमम वैल्यू का जंप है, डिसकंटिन्यूटी है थोड़ा सा। तो इसको मैथमेटिक्स में बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप जो मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट हैं वो जब डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ेंगे, तो उसमें कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी का भी थ्योरम होता है, वो आप पढ़ेंगे। और अगर नीट के स्टूडेंट हैं तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जीरो से एक नॉन जीरो पॉजिटिव वैल्यू की तरफ जंप करने जा रहे हैं हम लोग, या जीरो से नॉन जीरो वैल्यू पे जंप करना, उसी को डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। तो ये ग्राफ जो ड्रॉ किया जाएगा, आप देखिए इसको कैसे मैं ड्रॉ करता हूं। जीरो से ये मैंने ग्राफ शुरू किया इसका, ये यहां तक ब्लैक कर दिया मैंने, और चाहूं तो मैं उसको थोड़ा सा और थीन कर और थीकर कर दूं। मैंने ये ग्राफ ऐसे हो गया, ओके। और जैसे ही मैं स्फेयर के सेल के सरफेस पे आ गया, तो जैसे मैं आर डिस्टेंस पे आ गया वहां से, तो अब मुझे दिखाना है कि जो वैल्यू है वो मैक्सिमम वैल्यू है, वो जो वैल्यू है वो मैक्सिमम वैल्यू है। थोड़ा सा मैं ये इसको डॉटेड लाइन ड्रॉ कर लूं, डॉटेड लाइन नहीं तो मैं एक जस्ट एक फेंट लाइन यहाँ से ड्रॉ कर ले रहा हूँ, ये फेंटेड लाइन है, ओके। और फिर उसके बाद यहाँ से ये डॉटेड लाइन में ड्रॉ कर सकता हूँ, ऐसे डॉटेड लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ। तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस, ई एस है वो। उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ से इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, तो वहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो एक इस तरीके से पैराबोलिक पैराबोलिक कर्व होगा। ये इसको मैं थोड़ा सा ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ, थोड़ा सा और डीप होगा ये, ऐसे ऐसे गिरता हुआ जाएगा, ओके। तो नाउ द ग्राफ इज कंप्लीट। इस ग्राफ को हम थोड़ा एक बार और एक्सप्लेन कर लेते हैं। ये डॉटेड लाइन है, डॉटेड लाइन क्या शो कर रहा है कि देयर इज ए डिसकंटिन्यूटी द मोमेंट यू कम आउट from the spherical shell, there is a sudden jump in the value of electric field, and from where to where, it is jumping from zero to a maximum value। और वो maximum value जो है वो value उधर लिखा हुआ है, that is E max also, और E max का value ये है KQ divided by R square। और उसके बाहर किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इस एक्सप्रेशन के द्वारा दिया गया। तो ये ग्राफ क्लियरली शो कर रहा है कि सेंटर से लेके सरफेस आने तक इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, एंड जैसे ही सरफेस को क्रॉस किया तो देयर इज ए जंप ऑफ वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू हो रहा है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, और फिर नॉन जीरो वैल्यू है। और उसके बाद ये पैराबोलिक डिक्रीज बोलते हैं इसको, 1/r² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एंड बहुत लार्ज डिस्टेंस पे जाके ये जीरो हो जाएगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ दिखा रहे थे वाई एक्सिस पे, तो यहाँ पे बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड है ये।
ओके, तो आई एम श्योर कि मैंने इस ग्राफ को बहुत ही मतलब सिंपलेस्ट तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, एंड आई होप कि यू ऑल ऑफ यू हैव ग्रास्प्ड दिस। लेकिन अभी एक और डिस्कशन बाकी लग रहा है जो अभी हम करेंगे, और वो है बिल्कुल यही ग्राफिकल कंसिडरेशन जो सॉलिड स्फीयर के मामले में था। सॉलिड स्फीयर का जो मामला है उस केस में ये किस तरीके से ग्राफ ड्रॉ किया जाएगा, अब हम वहां पे आने वाले हैं। आगे चलते हैं। ओके, आगे चलते हैं, और ये वाला फाइनल डिस्कशन करके तो फिर मैं अनम्यूट कराऊंगा आप सभी को, और देन वी विल डिस्कस कि कोई डाउट है तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, ये है सॉलिड स्फीयर। ये है सॉलिड स्फीयर, और तो सॉलिड स्फीयर को मैं सिर्फ स्फीयर लिख रहा हूँ, ब्लैक से लिखूंगा। आई एम गोइंग टू use a black color for this. This is a sphere. Total charge is Q, and it is uniformly distributed. Uniformly distributed. तो यहाँ पे सिर्फ सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, ये पूरे उसके बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ऑब्वियसली अगर मैं ई आउटसाइड की बात करूं, ई आउटसाइड की बात करूं, ई नॉट या ई ओ बोलते हैं इसको, ई आउटसाइड, तो क्या होगा? कोई भी आउटसाइड पॉइंट आप जस्ट यहाँ पे इमेजिन करेंगे पॉइंट पी, और ऑब्वियसली वहां से ये डिस्टेंस कैपिटल स्मॉल आर से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा वो जैसे पहले वाले केस में हो रहा था स्फेरिकल शेल के केस में, वही होगा के क्यू बाई आर स्क्वायर। ओके, के क्यू बाई आर स्क्वायर। एंड दूसरा वाला केस भी बिल्कुल क्लियर है कि अगर हम ई सरफेस की बात करें तो वहां भी ये पॉइंट जो है अभी भी आउटसाइड है, तो वो आउटसाइड जैसा बिहेव करेगा तो उसको लिखेंगे, लेकिन जो डिस्टेंस वाला एक्सप्रेशन है, जो सिंबल है, वो चेंज हो जाएगा, वो आ जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं कि ये दो केसेस जो हैं वो तो प्रीवियस वाले पेज के अकॉर्डिंग ही है। देखिए बिल्कुल उसी तरीके से है जैसा यहाँ पे था, उसी तरीके से है। तो शेल थ्योरम का पहला इम्प्लीकेशन जो है वो वही है। लेकिन अब हम क्या है, तीसरा केस जो लेने जा रहे हैं यहाँ पे, तीसरे केस में अब हम उसके इनसाइड में जाने वाले हैं। वी आर गोइंग टू एंटर द इनसाइड ऑफ द स्फीयर। तो इनसाइड द स्फीयर जाने के लिए ओवियस है कि हम एक और उसमें ड्राइंग करेंगे। ये हमने ड्राइंग किया, बल्कि सॉलिड ड्राइंग करें, अगर हम सॉलिड ड्राइंग करें, किसी दूसरे कलर का ड्राइंग करें। ये मैंने ड्राइंग किया सॉलिड स्फीयर, ये ओके। तो नाउ we just want to know what is the electric field inside the solid sphere. तो inside the solid sphere आके मैंने यहाँ पे पॉइंट सेलेक्ट किया, पॉइंट पी। तो अब आप जानते हैं कि इसमें जो पर्पल कलर का जो ड्राइंग दिख रहा है, ये पर्पल कलर का जो स्फीयर का पोर्शन दिख रहा है, उसके तो इनसाइड में जा चुके हैं हम। तो ये जो पोर्शन बाहर वाला है वो अब अंदर वाले पे कोई फोर्स नहीं लगाएगा, यानी कि कोई फील्ड क्रिएट नहीं करेगा, क्योंकि वो पॉइंट जो है अब उसके इनसाइड में है। लेकिन ये जो रिमेनिंग इनसाइड का स्फीयर है, जो ब्राउन कलर का है, आप देख सकते हैं, उसके लिए ये पॉइंट आउटसाइड में है। तो कैसा मतलब लग रहा है कि हमने उस पुराने सॉलिड स्फीयर को दो पोर्शन में इमेजिनरी तरीके से अपनी कल्पनाओं के अनुसार हमने उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। और दो पार्ट जो है उसका, एक ये पर्पल कलर का दिख रहा है तो उसके तो इनसाइड में पॉइंट लिया गया, लेकिन जो ब्राउन कलर का दिख रहा है उसके तो आउटसाइड में है। तो उसी शेल थ्योरम को हम लोग ट्विस्ट करके, अब मैं यहाँ पे ये आउटर स्फीयर को रिमूव कर दे रहा हूँ। आउटर स्फीयर रिमूव हो गया, सिर्फ जो इनर स्फीयर था वो रह गया। तो ऑब्वियस है कि इस इनर स्फीयर पे टोटल चार्ज अब क्यू नहीं है, वो क्यू डैश होगा।
और जो अभी हमने थोड़ी देर पहले पता किया था कि इस क्यू डैश का जो वैल्यू है वो कितना होगा, दैट विल बी क्यू डिवाइडेड बाय आर क्यूब। और इसका अगर रेडियस हमने स्मॉल r1 लिया हुआ है तो इसमें r1 क्यूब। ये अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था, तो पीछे जाके आप वो पिछले शीट पे देख सकते हैं। तो द टोटल चार्ज रिमेनिंग ऑन दिस स्फीयर which is now causing electric field at this point P is only q dash, and the value of the q dash in terms of q can be written like this. तो अब वहां पे जो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू अगर हम निकालें, यहाँ पे मैं उस इलेक्ट्रिक फील्ड का ई इनसाइड मैं लिखने जा रहा हूँ और पॉइंट पी पे लिखने जा रहा हूँ, तो वो कितना होगा, के क्यू डैश डिवाइडेड बाई आर वन स्क्वायर। ओके, और इसको मैं एक्सटेंड कर सकता हूँ, थोड़ा आगे लिख सकता हूँ, के बाई आर वन स्क्वायर। और क्यू डैश के बदले में ये पूरा का एक्सप्रेशन अगर मैं सब्सटीट्यूट करूं, तो दिस इज इक्वल टू आर क्यू बाई आर क्यू। और यहाँ पे एक और आर वन क्यूब है, तो आप देख लीजिए वो कितना सिंप्लीफाई हो रहा है वो एक्सप्रेशन। ये एक्सप्रेशन हो रहा है के क्यू डिवाइडेड बाई कैपिटल आर क्यू एंड मल्टीप्लाइड बाई ओनली आर वन। सिर्फ आर वन से मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि देखिए ये आर वन स्क्वायर था, यहाँ पे आर वन क्यूब था, वो कैंसिल हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि ई इनसाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर वन। क्यों? क्योंकि कैपिटल के कांस्टेंट है, कैपिटल क्यू वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू है जो कि पूरे स्फेयर को दिया गया था, वो भी कांस्टेंट है। रेडियस ऑफ दैट स्फेयर जो कि पहले क्रिएट हुआ था, यहाँ पे बड़ा सा स्फेयर, उसका रेडियस है, वो टोटल कांस्टेंट है। तो ये आर्बिट्ररी वैल्यू तो हमने ये आर वन लिया ना, यानी कि सेंटर से हम कितनी दूरी पे रह जा रहे हैं। तो as we move from the center, as we move from the center, electric field increases and it is directly proportional to the distance from the center. और ये सरफेस पे आके एक मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा और उसके बाद फिर डिक्रीज होने लगेगा। तो जो हमारा एक्सप्रेशन है, वो जिस एक्सप्रेशन को अभी हम यूज करेंगे ग्राफ ड्रॉ करने के लिए, तो इसको मैं लिख दूं ई आई का एक्सप्रेशन ये हुआ। और तीन इक्वेशन जो मैं यूज करूंगा, इक्वेशन नंबर वन, इक्वेशन नंबर टू एंड दिस इज इक्वेशन नंबर थ्री। और इसी की मदद से मैं ग्राफ ड्रॉ करने जा रहा हूँ और वो हम लोगों का फाइनल आज का फाइनल वर्क होगा। पोटेंशियल वाला कॉन्सेप्ट विल स्टार्ट अफ्रेश टुमारो, बट आज भी हम लोगों ने जो कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, मतलब आईआईटी जेई एडवांस्ड का तो ये बिल्कुल जान है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। मतलब जो शेल थ्योरम है, इवन मेंस में भी इसके ऊपर काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, नीट में भी मतलब मैंने 40 पिछले कई सालों का क्वेश्चन देखेंगे आप। तो शेल थ्योरम बहुत ही कोर कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। ओके, सो नाउ लेट्स ड्रॉ द ग्राफ। तो जब ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग, तो देखिए सेंटर पे तो जीरो है, किसी भी हालत में जीरो है, क्योंकि सेंटर कैसे है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेल्स का सेंटर है, तो हर एक सेल के सेंटर पे फील्ड जीरो होगा। ओके, फिर वापस इसका ड्रॉ करना शुरू करते हैं। तो ये जो ओरिजिन है, बिल्कुल इसके सेंटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और वहां से आर बढ़ेगा राइट हैंड के डायरेक्शन में, और इस एक्सिस पे हम लोग ई का वैल्यू शो करेंगे। ओके, फाइन। तो ये किस तरीके से इंक्रीज हो रहा है, अब आप देखिए सेंटर पे जीरो है लेकिन वहां से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कैसे? ये तीसरा एक्सप्रेशन क्या शो कर रहा है कि E इनसाइड द स्फीयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर वन। तो जैसे जैसे आर वन बढ़ेगा आपका, वो वैसे वैसे फील्ड इंक्रीज होते जाएगा। फिर एक डॉटेड लाइन मुझे ड्रॉ करना है, तो मैं डॉटेड लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ से। ये आपका डॉटेड लाइन आ गया, और ओबियसली यहाँ पे ये मैक्सिमम वैल्यू शो कर रहा है, ये मैक्सिमम वैल्यू है। ये कैपिटल आर से मैं शो करने जा रहा हूँ।
कैपिटल आर से मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, दिस इज कैपिटल आर। और ये वैल्यू जो है ई सरफेस है, दैट इज ऑल्सो ई मैक्स। और उसका वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 से दिया जा रहा है। और उसके बाद जो ग्राफ होगा इक्वेशन नंबर 1 आउटसाइड। क्योंकि देखिए सेंटर से चलना शुरू किया, चलते 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 इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, सरफेस पे आ गए, मैक्सिमम वैल्यू पे आ गया। और वहां से वो कैसे, ऐसे पैराबोलिक, बिल्कुल ऐसे ये जा रहा है पैराबोलिक। तो ये रहा ग्राफ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड due to a solid sphere starting from the center, moving away from the center, coming to the surface, going away from the surface, going to a large distance, reaching infinite distance. So at infinite distance it will be zero, जो कि ये 1/r² का ग्राफ है, ये 1/r² का। थोड़ा कर्व मैंने बढ़िया से ड्रॉ नहीं किया है, और पैकेज वगैरह में आप देखेंगे तो बढ़िया से ड्रॉ किया होगा। बट ये पैराबोलिक है, इसलिए मैंने लिख दिया कि ये 1/r² का ग्राफ मैंने ड्रॉ किया है। तो अगर प्रीवियस वाले ग्राफ से आप कंपैरिजन करें इसका, प्रीवियस वाले ग्राफ से, तो आप देख लीजिए कि आउटसाइड वाला जो ग्राफ है और जो जो यहाँ पे दोनों में है, वो दोनों में सेम टू सेम है। चाहे स्फेरिकल शेल हो या सॉलिड हो, ये आउटसाइड ग्राफ बिल्कुल सेम है, 1/r² का है। वहां भी ये 1/r² का ग्राफ है, तो सेम होना है उसको। और जो बाकी का डिफरेंस है वो इन साइड वाले में है कि ये कंटिन्यूअस ग्राफ है, दिस इज देयर इज नो डिसकंटिन्यूटी। लेकिन प्रीवियस वाले केस में आप देख रहे हैं कि सेंटर से लेके सरफेस आने तक तो वो जीरो वैल्यू है, और उसके बाद सडन जंप हो रहा है मैक्सिमम वैल्यू, उसके बाद रिड्यूस होते जा रहा है। तो ये ग्राफ डिसकंटिन्यूअस है, और जो सॉलिड स्फीयर का ग्राफ है वो कंटिन्यूअस है, but it's all the same, and it is like this. So altogether, now we are coming the mm, to the we are going to close this. Okay, I'll take up your doubts, so you one by one you will open up, you will start your mic, and then